नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से देशवासियों को दी विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को किए समर्पित। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। पीएम ने यूरिया गोल्ड भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान समृद्धि केंद्र से होने वाले लाभों को गिनाया। कहा कि अब किसानों को इन केंद्रों से मिलेगा खाद, बीज और मशीनें। खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी देंगे ये सेंटर। राजस्थान से सीकर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं का किया उल्लेख। किसान सम्मान निधि को बताया परिवर्तनकारी योजना। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सबके सामूहिक प्रयास से बढ़ी किसानों की आमदनी। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया उद्घाटन। भविष्य की संभावित रणनीतियों को विकसित करना सम्मेलन का उद्देश्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में राज्य को विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात प्रदान की। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए PMKSK विकसित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। ये यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। ये नवोन्मेषी उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क ONDC पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों FPO को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय B2B और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO का सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की गई। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों में यूरिया की कीमतों का हवाला देते हुए बताया कि भारत में इसकी एक बोरी की कीमत मात्र 266 रुपए है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी गई। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है।
कहां 300 और कहां 3000। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान समृद्धि केंद्र के उद्घाटन से पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान कृषि से जुड़ी कई उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को समर्पित किए। आज के न्यूज लेंस में जानिए कि क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कैसे किसानों को इन केंद्रों से होगा फायदा। खेती जिसके लिए उर्वरक और बीज महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बाजार में ये किसानों को सहजता से नहीं मिल पाते। साथ ही अच्छी क्वालिटी के उर्वरक और बीज लेना किसानों के लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर जिले से ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। दरअसल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की सभी समस्याओं का एक ही तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां किसान एक छत के नीचे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां खरीद सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की जांच और अन्य सुविधाएं भी किसान एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। उर्वरक, खाद, बीज और कीटनाशक के साथ साथ इन केंद्रों पर कई तरह के कृषि उपकरण और मशीनें भी उपलब्ध होती हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा इन केंद्रों पर किसानों की कृषि संबंधी हर प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है और खेती की नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को अवगत कराया जाता है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए थे। इनके साथ ही देश में 2,80,000 से ज्यादा खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। और अगर बात करें कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से कैसे किसानों को होगा फायदा, तो बता दें कि इन केंद्रों को खोलने का मकसद किसानों को खेती संबंधी उपकरण, बीज आदि को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। अगर किसानों को ये सब चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी तो खेती की लागत में भी कमी आएगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। एक तरह से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का द्वार खोलने का काम करेंगे। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार शुरुआत से ही किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजस्थान के सीकर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सबके सामूहिक प्रयास से किसानों की आमदनी बढ़ी है। तोमर ने केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं का उल्लेख करते हुए किसान सम्मान निधि को परिवर्तनकारी योजना बताया। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ किसानों के खातों में 2,41,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि बगैर किसी बिचौलिए के उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। किसी को भी कल्पना नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, उन्होंने किसानों को आह्वान किया, वैज्ञानिकों को आह्वान किया, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों को आह्वान किया, बैंक को आह्वान किया, सब मिलकर किसानी के क्षेत्र में लगो और किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने फर्ज को भी निभाया और किसान की सालाना आय में 6,000 रुपया वार्षिक जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का सृजन किया। और मुझे ये कहते हुए
बहुत प्रसन्नता है कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी व्यवधान के जमा कराए जा चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदारता पूर्वक किसानों के हित में काम किया है। जब से योजना का आरंभ हुआ है तब से लेकर अगर आज तक हम गिने तो 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राजस्थान के किसानों को मिली है। यह प्रधानमंत्री जी का एक तौर से बड़ा उपहार है। मध्य प्रदेश को देखें तो आज 76 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखें तो आज 20 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है और लगातार ये श्रृंखला निर्बाध गति से हर 4 महीने में बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उदारतापूर्वक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लिए समय दिया है। हम उनके निश्चित रूप से आभारी हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र GCPMH 2023 विषय पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता, अधिकारी, राज्य सरकारों और दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल हैं। सम्मेलन में भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर चर्चा की जा रही है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की संभावित रणनीतियों को विकसित करना और उन चुनौतियों का समाधान करना है। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज दुनिया अपने घरेलू बाजारों के लिए भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि रासायनिक क्षेत्र से आयात कई वस्तुओं का उत्पादन भारत में किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम बनाना सबसे बड़ी चुनौती है और इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 26 जुलाई को राजकोट, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 25 जुलाई को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 जुलाई को अरहर 7,800 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जुलाई को अरहर का भाव था 9,663 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 13 रुपए लुढ़क कर 9,650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 जुलाई को अरहर का भाव रहा 7,850 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,000 रुपए। राज्य की मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदों में 120 रुपए का उठाव आया और भाव 8,720 रुपए पर आ गया। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 27,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 33,33,000 हेक्टेयर में हुई थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 26 जुलाई को खातेगांव, कोटा और धोराजी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रूपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 626 रूपए का उछाल आया और भाव 4,926 रूपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 जुलाई को सोयाबीन 4,890 रूपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 4,750 रूपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 100 रूपए चढ़कर 4,850 रूपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,813 रूपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 40 रूपए की गिरावट आई और भाव 4,773 रूपए पर आ गया। गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 4,605 रूपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 100 रूपए मजबूत होकर 4,705 रूपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि में बुआई 111,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में मक्का अभी बढ़वार की स्थिति में है। सिंचित इलाकों में जिन किसानों ने संकर मक्का बो रखी है, वो मौसम साफ होने पर यूरिया की दूसरी खुराक दे। यूरिया की दर 4 किलो प्रति कनाल रहेगी। इसके अलावा जिन किसानों को संकर मक्का बोए हुए 45 से 50 दिन हो गए हैं, वो दूसरी निराई कर ले। राज्य के बरानी इलाकों में भी संकर मक्का को यूरिया की दूसरी खुराक देने का समय चल रहा है, लेकिन यहाँ उर्वरक दर 2.5 किलो प्रति कनाल रहेगी। जम्मू कश्मीर में धान की फसल में फूल बनना शुरू हो गया है, इसलिए रुपाई के 35 से 40 दिन बाद यूरिया की दूसरी खुराक दे दे। दूसरी ओर सेब के बगीचों में मौसम साफ होने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए किसान लगातार मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। इसके अलावा उत्तराखंड में सब्जी के लिए मटर बोने का काम भी इस समय किसान कर सकते हैं, जबकि अनार के बागों में फल अभी विकास की अवस्था में है। इस दौरान फलों में घोंघे लग सकते हैं। बगीचे की निगरानी करते रहें और संक्रमण होने पर मेटल डिहाइड 2.5% का छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बाढ़ सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो किसान समाचार में खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में विदेश नीति से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के दौरे के दौरान भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें उपहार भी दिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी विपक्षी पार्टी से बातचीत किए अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के लिए ड्राई डे की सूची जारी की है। मुहर्रम, स्वतंत्र दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और मिलादुन नबी पर शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 30 साल से अधिक समय के बाद श्रीनगर के गुरु बाजार से डल गेट तक शिया समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं। इसका समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कूनो में नर चीता प्रभास और मादा चीता वीरा का बाड़े में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दोनों चीते स्वस्थ हैं और अगले स्वास्थ्य परीक्षण तक दोनों को बाड़े में रखा जाएगा। GST परिषद की अगली बैठक 2 अगस्त को होगी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, किसानों और घुड़दौड़ पर 28% GST टैक्स लगाने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के विशेष जलवायु दूत जॉन कैरी से मुलाकात की। जलवायु, आर्थिक रणनीति, प्रौद्योगिकी सहयोग लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। मेटा को भारत में उद्यमिता, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया गया। मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष निक क्लैग ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ